वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चुनाव से हम लोग बेहद नजदीक हो गए हैं, लेकिन बिहार में जो सियासत है वो हमेशा नया रुख दिखा रही है। आपको मालूम है किस तरीके से एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर के तमाम जो घमासान और जो गहमा गहमियां दिख रही है, कहीं ना कहीं अंदाजा यही हो रहा है और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि आगे चल के एनडीए में कुछ ना कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा, कुछ नया रुख देखने को मिलेगा। इसी बीच भाजपा जो है वो अपने तमाम मंसूबों के साथ जो है तैयारियां करने में लगी हुई है, चाह रही है कि तमाम जो उसके घटक दल हैं वो एक साथ रहें और चुनाव से पहले उसे किसी तरह का घाटा या नुकसान ना हो। आपको मालूम है कि सीए को लेकर के कानून के तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। सरकार ने इसे लागू करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। अब देखना यह है, इन तमाम बातों को लेकर के बाबा से जानेंगे कि चुनाव तारीखों से पहले क्या सीएए एक भाजपा के लिए नया हथियार, नया हथकंडा साबित होगा। तमाम बातों के लिए जुड़ेंगे बाबा से। क्या लगता है सर? देखिए, अब बात सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि जब ये 17वीं लोकसभा का समापन हो रहा था और उस समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सहजता से, हालांकि दावे हर दल के लोग करते हैं, लेकिन सदन में जिस तरह से उन्होंने सहजता से ये बात कहा कि हम इस बार और भी बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, 400 के पार होंगे। अब वहां से ये बातें हमारे जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को पूरी तरह से देखते समझने की कोशिश करते हैं और इन बयानों से कोई मायने जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, उनके नजर में सीधे बात थी कि अब तक देश में जो रिकॉर्ड था 400 के पार का कांग्रेस का, वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करना चाहती है। शायद इन सारी बातों को लेकर के ये बात पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बम फोड़ती है जिसको लेकर के आने वाले चुनाव का जो एजेंडा है वो एकदम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। चाहे 2014 की बात कर लें, 2014 में जिस तरह से रोजगार को बनाया गया मुद्दा, जिस तरह से भ्रष्टाचार को बनाया गया और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात की गई, जो काले धन है उनकी बात की गई, ये सारी चीजें जनता के जहन में थी और यही कारण था कि लोगों ने जम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 2019 में भी परिस्थितियां ऐसी ही बनी और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का जो नारा था वो हिट कर गया। यहाँ भी आपने देखा परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को बड़े मात्रा में वोट मिला। अब जो ये सीए कानून है, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो कानून के अनुसार जो 2019 में अधिसूचना जारी हुई थी उसे लागू किया गया नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए के रूप में। इससे होगा क्या? तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि इसका दो पक्ष है। एक पक्ष तो है कि सरकार के इस कानून से उन लोगों को जो अवैध रूप से कहे जा रहे थे कि भारत की सीमा में रहते हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी, उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी और दूसरी तरफ एक खास वर्ग को इससे परेशानी भी होगी। अब आप सीधी तौर पे समझिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, ये तो सब कुछ समझ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को अब मिलेगी नागरिकता। इस बात को लेकर के कई तरह के कानून में संशोधन किए गए हैं और इसकी पहले हम ये बता देते हैं कि कैसे इस कानून को प्राप्त किया जा सकता है। फायदे और घाटे इसके हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो सीए के अधिसूचना किए जाने के बाद नागरिक जो होंगे उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत भी होगी और आशंका है कि इससे परेशानी भी होगी। उसको लेकर के पूरा का पूरा आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया रखी गई है। इसके पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो पात्र हैं अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन को जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी कर संबंधित देश से आने का कोई भी प्रमाण पत्र उनके पास है, चाहे वो उनका लैप्सी क्यों न कर गया हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों, वैसे आवेदकों को पासपोर्ट के आधार पर या अन्य जो आवासीय परमिट है, पति या पत्नी की राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र है, मसलन पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है या मैरिज रजिस्ट्रेशन द्वारा है, विवाह प्रमाण पत्र है, किसी भी तरह का कोई भी उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो इस दस्तावेज को जमा करना होगा और इसके आधार पर गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि कैसे इनको नागरिकता देनी है।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि संसद में पास करके बहुत पहले से ये रखा गया था, लेकिन अब इसे लागू करने के बाद हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थी कर सकते हैं आवेदन। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ये सरकार ने कहा है। अब इसके बाद कानूनी जानकारों की बात करें या अलग अलग जगह इसके विरोध और इस पर जो मामले बनते नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसको लेकर के जमकर विरोध हुआ था। आज वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्हें इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा कि इस कानून का विरोध नीतीश कुमार ने भी किया था जी। लेकिन आज नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो इस कानून का समर्थन कर रही है। सीए को लेकर के जिस तरह के बयान आए हैं कि इस कानून पर हम देखेंगे, हम समझेंगे, इन बातों को करेंगे, यानी गोल मटोल बातें कही जा रही है। हालांकि समर्थन मुख्य रूप से हो चुका है। अब इस कानून का मकसद क्या है, तो जो इसमें पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधा जो थी उसे दूर करने की प्रयास की जा रहे हैं। दशकों से पीड़ित शरणार्थी को सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा नागरिकता मिलने के बाद। नागरिकता अधिकार से शरणार्थियों के सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक और अन्य तरह के पहचान की रक्षा होगी। वो अपने हिसाब से अपना जिस तरह का भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर पूजा पाठ की पद्धति है, आराध्य की पद्धति है, वो सारा चीज उनको मिलेगा। इसके साथ साथ आर्थिक, व्यवसायिक, ब्यूरोक्रेट आवाजाही और संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार भी सुनिश्चित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर तो ये साफ नजर आ रहा है कि इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन ये फायदा आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों के बाद देना क्यों चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो जातीय उन्माद फैला करके अलग अलग तरह से वोटों को पोलराइज करती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसको करना क्यों चाहती है? तो आप सीधी सी बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब धारा 370 35 से समाप्त किया था, उस समय लग रहा था कि इस कानून का को करने के पीछे उसका मकसद है वोटों को पोलराइज करना। लेकिन इसके फायदे क्या मिले? तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर में आप कभी भी जा सकते हैं, वहां जिस तरह का अशांति था वो शांत हो गया है। बहुत तरह की बातें सामने आ गई, वो देश का एक हिस्सा बन गया है। इससे पहले आपने देखा कि अलग संविधान, अलग कानून, अलग प्रधान था वहां। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके करती जा रही है। अपने किए गए वादों में जो 2014 में या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उसमें एक वादा ये भी था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा गतिरोध इस देश में था। अब इसको कैसे चुनाव से जोड़ करके देखा जाए, तो चुनाव से जोड़कर देखे जाने की प्रक्रिया में इसको सबसे पहले आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका फायदा किस तरह से मिलेगा। सीधी सी बात है कि इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जिस तरह का वादा किया था कि वो जो बांग्लादेश और अन्य जगहों से आए हुए जो नागरिक हैं, उनको, उनके लिए पूरी तरह से वो नागरिकता का व्यवस्था करेगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी वोट भी मिले थे और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर जमा लिया था। पश्चिम बंगाल को लेकर के कहा जा रहा था कि वहां ममता बनर्जी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और वो भारतीय जनता पार्टी को टिकने नहीं देंगी। इस प्रक्रिया को लेकर के नागरिकता लेने नहीं देने का कानून भी बनाने की बात की जा रही थी। मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, ये सारी बातें कही जा रही थी। केंद्र सरकार नागरिक संशोधन कानून सीएए के जरिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देना चाहती है। ये सरकार का मकसद है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। यही कारण है कि इन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश से आए हुए लोग हैं जहां उनको कोई समस्या नहीं है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार ने भी उसकी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे कानून में को लेकर के अलग अलग तरह की जो बातें कही जा रही है और अलग अलग तरह से लोगों के बयान जो आए हैं, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है, उनका कहना है कि सीए अधिसूचना करने का जो समय है वो स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, खासकर बंगाल और असम में चुनावी ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं दो राज्यों में ये प्रभावित होते थे। हालांकि बिहार की भी बात हम बताएंगे, लेकिन इन दोनों राज्यों में इस कानून को लेकर के काफी विरोध भी हुए हैं और बहुत सारी बातें भी हुई है। वहीं बता दें आपको कि
अल्पसंख्यक समाज के भी कई धर्मावलंबी हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लिखा है कि सीए से किसी का नुकसान नहीं है, मुस्लिम इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत करें। कुछ लोग राजनीतिक लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर के लोगों को उस्का रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जो हैं वो कहते हैं कि हमारे विधि विशेषज्ञ इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ हम कहेंगे। फिलहाल जो जिम्मेवारी है उसकी तरफ से बयान आया है कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनके जो नेता हैं या जो उनके धर्मावलंबी हैं वो भी इस कानून को लेकर के काफी कुछ कह रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इस कानून को लेकर के खास करके सीमांचल में आपको पता है कि जम करके मामला चल रहा था। इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे विषय पर तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रपंच रचा जा रहा है। धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी रोजगार मांगती है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ धर्म और अन्य चीजों के ऊपर ध्यान भटका रही है। इसके चलते आपको बता दें कि सीए कानून लागू होते ही बिहार में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट करने के साथ साथ अब इस पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है कि कहीं कोई समस्या नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का कहना यह है, जिसमें अमित शाह ने साफ लिखा है कि सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी कि उनके कहने का मकसद यह है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका 2019 में ही अधिसूचना इसको दोनों सदनों से पास करा लिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि इसको लागू करने के समय को लेकर के निश्चित रूप से सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल खड़े होने भी चाहिए, लेकिन इसका मकसद क्या है ये सबसे बड़ी बात है। और इसी मकसद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही है कि इस कानून के आने से बहुत कुछ इस देश में बदल जाएगा और उन लोगों को जो छुप करके रहते थे उन्हें सीना चौड़ा करके रहने का मौका मिलेगा, तो वहीं इस पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में ये कानून कितना प्रभावी होता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा क्या मिलता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ऐसे लोगों का जो सीए कानून से बाहर अभी है उनका पोलराइजेशन हो जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट पैदा करते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक मारा है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बनेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि एक चर्चा ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना संबोधन करेंगे, लेकिन उनका संबोधन रुक गया। इससे पहले चुनाव तारीखों की घोषणा से ठीक पहले भाजपा ने जो ये सीए कानून का लागू किया है, अधिसूचना जारी की है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर इसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी हमेशा अपने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है अपने प्लान को लेकर के, मंसूबों को लेकर के और साथ ही साथ एजेंडों को लेकर के काफी डिफरेंट पाई जाती है। वो हमेशा कुछ नए के साथ तैयार रहती है, क्योंकि बीजेपी जो है वो कहा यह जाता है कि 5 साल इलेक्शन को और चुनाव को लेकर के तैयारियां करती रहती है और उसके जहन में एजेंडों की जो है वो भरमार रहती है कि किस तरीके से लोगों का जो वोट है वो अपने तरफ किया जाए। जैसे देखा गया है इसी साल राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है और अब सीए की नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गई है। कहा यह जा रहा है विपक्ष के जरिए से कि बीजेपी सिर्फ धर्म की सियासत करती है और उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जैसे अपने मंसूबों पर बीजेपी काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसके नजर में एक चीज जो है वो घर कर गई है कि लोगों का वोट किस तरीके से हासिल किया जाए और किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो गठबंधन हो या अपोजिशन हो उसको शिकस्त दिया जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो हर पैमाने पर अपनी तैयारियों का आगाज कर चुकी है। चुनाव से नजदीकियां बढ़ गई है और अब किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसी तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी की तैयारियां काफी बड़े लेवल पे है और सीए की ये नोटिफिकेशन जारी होना कहीं तुरुप का इक्का ना बीजेपी के लिए साबित हो जाए। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।